Dear students, today we shall read a new chapter in Footprints Without Feet textbook, and it is entitled as The Making of a Scientist. This is the best lesson in your textbook, I, I think, and whatever is written in this story, you must learn something from this so that you can progress in your life and you can become whatever you want to become. This is the story of a scientist who is interested in butterflies, and he discovers the theory of सेल्स लाइफ, यानी जो कोशिका का जीवन है, कोशिका कैसे कार्य करती है, कोशिका क्या होती है, तितलियों में कोशिकाएं क्या काम करती हैं, इसको खोजने के लिए एक वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने अपने खोज से जंतु जगत में एक नया अध्याय जोड़ा। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले हम जो ये लाइन्स हैं इनको ज़रा पढ़ लेते हैं। Richard A. Bright has received the Shirley Scholar Award and the Saring-Plough Award for Biochemistry and Molecular Biology. It was his fascination for butterflies that opened the world of science to him. रिचर्ड एवराइट ने शर्ले स्कॉलर अवार्ड और शेरिंग प्लाउ अवार्ड, ये पुरस्कार के नाम हैं, इनको जीता किसके क्षेत्र में? बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन के क्षेत्र में, एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, अणु जीव विज्ञान के क्षेत्र में उन्हें ये दो पुरस्कार मिले, एक शर्ले स्कॉलर अवार्ड और दूसरा मिला शेरिंग प्लाउ अवार्ड। इट वॉज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज, यह उनका जो फैसिनेशन था, सम्मोहन था या आकर्षण था या उनकी जो रुचि थी किसके लिए प्रति? बटरफ्लाइज के प्रति। दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, जिस रुचि ने, अर्थात उनकी जो रुचि बटरफ्लाइज को लेकर थी, उस रुचि ने उन्हें संसार जगत यानी विज्ञान जगत का द्वार खोल दिया। अब आगे हम पढ़ते हैं। At the age of 22, a former Scout of the Year excited the scientific world with a new theory on how cells work. At the age of 22, 22 वर्ष की उम्र में, a former Scout of the Year, भूतपूर्व जो स्काउट था, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ स्काउट, एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड, वैज्ञानिक या विज्ञान जगत को जिसने प्रोत्साहित किया, किस तरह? विद अ न्यू थियोरी ऑन हाउ सेल्स वर्क, अपनी एक नई थ्योरी को लेकर। वो थ्योरी कहती थी, बताती थी कि एक सेल्स, एक कोशिका कैसे काम करती है। रिचर्ड एच एवराइट एंड हिज कॉलेज रूममेट explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science। अब क्या है, जो इनका नाम है रिचर्ड एच एवराइट, और उनके कॉलेज के जो कक्ष सह थे, अर्थात जो उनके कमरे में रहते थे, रूममेट थे उनके, उन्होंने एक्सप्लेन्ड, व्याख्या दी, द थ्योरी
इन एन आर्टिकल, इस सिद्धांत की एक लेख में, और जो पेपर, जो जर्नल था यानी जो पत्रिका थी उसका नाम था प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। इस पत्रिका के एक लेख में उन्होंने अपने सिद्धांत को बताया था, उस सिद्धांत की व्याख्या दी थी। It was the first time this important scientific journal had ever published the work of college students. यह पहला मौका था या यह पहला अवसर था जब इस महत्वपूर्ण विज्ञान पत्रिका ने किसी कॉलेज स्टूडेंट के कार्य को अपनी पत्रिका में प्रकाशित किया था। इन स्पोर्ट्स, खेलों में, दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स, यह उसी तरह से संदर्भित किया जा सकता है या इसकी तुलना उस खेल से की जा सकती है जब उस खेल को एट द एज ऑफ 15 वर्ष की उम्र में उस खेल को खेला जाए, एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट, और जब बेसबॉल में बैट से होम रन मारा जाता है, जैसे हम क्रिकेट में छक्का मारते हैं और बॉल जो होती है वो बिना ग्राउंड को टच किए हुए वो लॉफ्टेड शॉट होती है और जो बाउंड्री के ऊपर ही ऊपर जाती है, यानी ग्राउंड से बाहर चली जाती है, तो हम उसको क्रिकेट की भाषा में उसको सिक्सर कहते हैं। तो यहाँ पे जो बेसबॉल है, बेसबॉल भी उसी तरह का लगभग होता है खेल, उसमें भी एक बैट होता है, लेकिन बैट का आकार ज़रा अलग होता है। उसमें जब सिक्सर लगता है तो उसको कहते हैं होम रन। अब इस उपलब्धि को, एवराइट की इस उपलब्धि की तुलना की जा रही है किससे? 15 वर्ष में यदि कोई खिलाड़ी बेसबॉल खेल रहा हो और वह बाउंड्री के पार होम रन बना ले पहली बॉल पे, और उसे कितनी खुशी उस वक्त मिलेगी, उसी तरह से उनको भी ये बहुत खुशी का एक क्षण था। For Richard Everett, it was the first in a long string of achievements in science and other fields. कारण क्या था कि जो रिचर्ड इवराइट थे, इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग, लॉन्ग स्ट्रिंग मीन्स लंबी श्रृंखला, एक सीरीज जिसे कहते हैं, ऑफ अचीवमेंट्स, उपलब्धियों की उनकी जो लंबी फहरिस्त थी, जो लिस्ट थी, किसमें? इन साइंस, विज्ञान में, एंड अदर फील्ड्स, और अन्य क्षेत्रों में जो उन्होंने श्रृंखला, उपलब्धियों की एक श्रृंखला शुरू की थी, उसमें यह एक क्या थी? पहली उनकी उपलब्धि थी। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, और यह सब कुछ तितलियों के बारे में खोज करने से उन्हें मिला। नेक्स्ट है, एन ओनली चाइल्ड, एवराइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग, पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया के रीडिंग एक जगह है के उत्तर में एवराइट का जन्म हुआ था। देयर वॉजंट मच आई कुड डू देयर, ही सेड, वो कहा करते हैं कि वहाँ कुछ ऐसा नहीं था जिसको मैं कर सकता था, अर्थात वहाँ करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन, मैं निश्चित रूप से फुटबॉल या बेसबॉल को अकेले नहीं खेल सकता था। अ टीम ऑफ वन मीन्स he had not any friends to play with, खेलने के लिए उसके साथ कोई साथी नहीं था। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं अकेला फुटबॉल भी और बेसबॉल भी नहीं खेल सकता था। बट देयर वॉज वन थिंग, लेकिन वहाँ एक चीज़ थी, आई कुड डू, जिसे मैं कर सकता था, वो क्या थी? कलेक्ट थिंग्स, चीज़ों को इकट्ठा करना। वहाँ मैं ये कर सकता था कि चीज़ों को इकट्ठा कैसे किया जा सकता है। अब क्या चीज़ें थी जिनको वो इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं? सो ही डिड, एंड डिड ही एवर, इसलिए उन्होंने किया और हमेशा किया। बिगिनिंग इन किंडरगार्टन,
किंडरगार्टन यानी जो केजी जिसे हम कहते हैं, किंडरगार्टन मीन्स केजी। केजी से उन्होंने शुरुआत की। ईवराइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज, ईवराइट ने तितलियों को इकट्ठा किया विद द सेम डिटर्मिनेशन, उसी दृढ़ निश्चय के साथ, दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज, जितनी भी गतिविधियां उन्होंने की उनमें जितनी वो दृढ़ निश्चय अपना दिखाते थे, उसी दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने तितलियों को इकट्ठा करना शुरू किया। और ये कब की बात है? जब वह केजी में पढ़ते थे। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइल्स। वह, यहाँ पे रॉक्स में चट्टाने तो नहीं होंगी, रॉक्स में यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर, फॉसिल्स कहते हैं जीवाश्म को, एंड कॉइन्स मीन्स सिक्के। तो क्या क्या इकट्ठा करते थे वो? एक तो वो कंकड़ पत्थर इकट्ठे करते थे, फॉसिल्स जीवाश्म, और सिक्के वो इकट्ठा करते थे। He became an eager astronomer too, sometimes stargazing all night. कभी कभी वह तारों को रात भर निहारते रहते थे, और वह एक उत्सुक खगोल शास्त्री भी बने। आगे है, From the first, he had a driving curiosity along with a bright mind. सबसे पहली बात ये थी उनमें कि उनका जो दिमाग था वो बहुत तेज था, और यही उनको हमेशा कुछ न कुछ करने के लिए प्रेरित करता था। He also had a mother, उनकी एक माँ थी, who encouraged his interest in learning, जिन्होंने हमेशा उनको सीखने में, अधिगम करने में उनकी रुचि बढ़ाई, उनकी रुचि को या उन्हें प्रोत्साहित किया कि वो नई नई चीज़ें सीखें। She took him on trips, bought him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials and other equipment, and helped him in many other ways. She took him on trips, वो उसे यात्राओं पर ले जाती अपने साथ। bought him telescopes, उन्होंने यानी उसकी माँ ने उसे दूरबीन, माइक्रोस्कोप्स यानी सूक्ष्मदर्शी यंत्र, कैमरा, माउंटिंग मटेरियल्स कहते हैं जैसे ट्राइपॉड होते हैं जिसमें हम कैमरा वगैरह को रखते हैं, एक जगह फिक्स करते हैं, तिपाई जिसे कहते हैं, ऐसी चीज़ें ईवराइट की माँ ने उसे खरीद कर दी। एंड अदर इक्विपमेंट, और अन्य जो उपकरण होते हैं, एंड हेल्प्ड हिम इन मैनी अदर वेज, ईवराइट की उन्होंने कई तरीकों से सहायता की। I was his only companion until he started school, his mother said. उसकी माँ कहा करती थी कि मैं ही उसकी एकमात्र साथी थी जब तक वह स्कूल नहीं गया। After that, उसके बाद, I would bring home friends for him. उसके बाद क्या होता था, मैं उसके लिए उसके मित्रों को अपने घर बुलाती थी। But at night, लेकिन रात्रि के वक्त, we just did things together. हम जो भी काम करते थे हम साथ साथ करते थे। रिची वॉज माई होल लाइफ। रिची मीन्स रिचर्ड ईवराइट का शॉर्ट नेम रिची। रिची जो है वो क्या है? रिची इज द शॉर्ट नेम ऑफ रिचर्ड ईवराइट। वो कह रही है कि रिची मेरे जीवन में एकमात्र आशा थी, अर्थात रिची मेरी संपूर्ण लाइफ थी। आफ्टर हिज फादर डाइड, जब उसके पिताजी का देहावसान हुआ तो रिची ही था जो मेरे जीवन के लिए सब कुछ था। व्हेन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड, जब रिची तीसरी कक्षा में पढ़ता था तो उसके पिताजी का देहावसान हो गया और उसके बाद वही मेरे लिए सब कुछ था। शी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल। उसने शी एंड हर
सन, उसने और उसके पुत्र ने, यानी इब्राइट और इब्राइट की माँ ने, स्पेंड ऑलमोस्ट लगभग प्रत्येक शाम को वो रात्रि के भोजन करने की भोजन कक्ष में, रात्रि के भोजन कक्ष में वो अपनी शामें या अपनी रातें गुजारते थे। इफ़ ही डिडेंट हैव थिंग्स टू डू, यदि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, मैं उसको कार्य देती, कुछ काम करने को देती। नॉट फिजिकल वर्क, शारीरिक काम नहीं, बट लर्निंग थिंग्स, लेकिन सीखने की चीज़ें। हिज मदर सैड, उसकी माँ ने ये बातें कही। ही लाइक्ड इट, वो यह काम करने में दिलचस्पी रखता था, उन्हें पसंद करता था। ही वांटेड टू लर्न, वह सीखना चाहता था। एंड लर्न ही डिड, और उसने सीखा भी। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, उन्होंने विद्यालय में सर्वोच्च अंक, सर्वोच्च श्रेणी प्राप्त की। ऑन एवरीडे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, उसकी माँ कहती थी कि प्रत्येक दिन में जो काम किए जाते हैं, जो दैनिक कार्य होते हैं, उन कार्यों में वह भी अन्य बच्चों की तरह ही था। अब इस चित्र को आप देखें, ये जो 25 सब स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज हैं, उनको एवराइट ने इकट्ठा किया था। तो आप इनको गिनेंगे तो ये कितनी हैं? देयर आर 26 सब स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 वीक्स इन रीडिंग पेंसिल्वेनिया। 6 हफ्तों में एवराइट ने इन 25 प्रजाति की तितलियों को खोज निकाला। दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, संभवतया मेरा जो तितलियों को इकट्ठा करने का जो कार्य था, वह संभवतया समाप्त हो गया होता। ही सैड, वह कहते थे, अतः उन्होंने कहा, यानी इब्राइट ने ऐसी बात कही। बट लेकिन देन माई मदर गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, तब मेरी माँ ने मुझे बच्चों की एक पुस्तक दी जिसका शीर्षक था, अर्थात जिस पुस्तक का नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, यानी मोनार्क एक्स नामक तितली की यात्रा। ये बुक उन्होंने मुझे पढ़ने को दी। दैट बुक, उस पुस्तक ने, विच टोल्ड, जो यह बताती थी, हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर। इस किताब ने ही उन्हें बताया कि कैसे मोनार्क तितलियां, मोनार्क मीन्स राजा, जो राजा तितलियां होती हैं, वो सॉरी माइग्रेट कैसे करती हैं सेंट्रल अमेरिका को, यानी मध्य अमेरिका को प्रवास कैसे करती हैं, अर्थात मध्य अमेरिका क्यों जाती हैं। ओपन द वर्ल्ड, इसने इस उत्साही युवा संग्रहकर्ता को विज्ञान जगत का द्वार खोला। आगे पढ़ते हम। एट द एंड ऑफ द बुक, किताब के अंत में, उस पुस्तक के अंत में, रीडर्स वर इनवाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस, पाठकों से यह अनुरोध किया गया था कि वे बटरफ्लाई के, यानी तितलियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के बारे में अध्ययन करने में हेल्प करें, हमारी मदद करें। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कुहार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा। कनाडा एक कंट्री है और उसमें एक छोटा सा स्थान है टोरंटो। तो टोरंटो में एक यूनिवर्सिटी, एक विश्वविद्यालय था, उसमें एक शोध करता थे डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कुहार्ट। उन्होंने कहा था कि वो क्या करें, बटरफ्लाइज पर टैग लगाएं, एक चिट्ठी लगाएं या एक स्टिकर लगाएं। आगे है एंड सून,
और नहीं, आगे है ईवराइट्स मदर, और ईवराइट की माँ ने लिखा किसको? टू डॉक्टर अर्कोहार्ट को, जो कि कहाँ प्रोफेसर थे? टोरंटो विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे। एंड सून ईवराइट वॉज अटैचिंग लाइट एडहेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्क्स। जल्दी ही ईवराइट ने क्या किया? राजा तितलियों के पंखों पर वो टैग जो थे, स्टिकर्स जो थे, वो चिपकानी शुरू की। लाइट एडहेसिव टैग्स मीन्स जो हल्के रूप में जिनको चिपकाया जा सके, ऐसी चिट्ठियाँ या ऐसे स्टिकर्स जिनको ऐसे चिपकने वाले या चिपकाने वाले पदार्थ से चिपकाया जाए ताकि वो उधर भी आसानी से निकाले जा सके, वो टैग आसानी से निकाले जा सके। अब भाई कोई गोंद लगाएगा और कोई फेविक्विक लगाएगा तो फेविक्विक से तो उसका पंख भी खराब हो जाएगा ना, टूट जाएगा। तो उन्होंने एक ऐसे एडहेसिव का प्रयोग किया, यानी गोंद का प्रयोग किया, जिससे मोनार्क के जो पंख थे उनको भी नुकसान ना पहुंचे। Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to डॉक्टर अर्कुहार्ट। जो कोई भी किसी टैग्ड बटरफ्लाई को, यानी स्टिकर लगी हुई बटरफ्लाई को देखता या पाता, उसे अनुरोध किया जाता था कि वो उस बटरफ्लाई को कहाँ भेजें? डॉक्टर अर्कुहार्ट को भेजें। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग season around reading last 6 weeks in late summer. Late summer means जो ग्रीष्म काल होता है उसका उत्तरार्ध, अर्थात ग्रीष्म काल जहाँ से अपने अंतिम अवस्था की ओर होता है, यानी उत्तरार्ध ग्रीष्म काल के जो अंतिम 6 हफ्ते होते हैं रीडिंग में, यही सबसे अच्छा समय होता है तितलियों को इकट्ठा करने का। If you are going to chase them one by one, you won't catch very many. वो कह रहे हैं कि यदि आप उनका पीछा करें, एक के बाद दूसरे का पीछा करें, तो आप बहुत अधिक तितलियों को नहीं पकड़ पाओगे। So the next step for Everett was to raise a flock of butterflies. अब वो जानते थे कि एक एक करके हम तितलियों को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो हम ज़्यादा नहीं पकड़ पाएंगे। अब उनका विचार क्या बना? ईवराइट ने क्या विचार बनाया? उनका जो नेक्स्ट स्टेप था वो था कि एक तितलियों के झुंड का पीछा किया जाए। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, वह एक मादा मोनार्क बटरफ्लाइज को पकड़ेगा। टेक हर एग्स, के अंडे लेगा, एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट, और उसे अपने मकान के निचले, जिसको हम नींव कहते हैं, वहाँ उन अंडों को रखेगा। थ्रू देयर लाइफ साइकिल, और उनके जीवन चक्र के द्वारा, फ्रॉम एग अंडे से, टू कैटरपिलर यानी लार्वा तक, टू प्यूपा, टू एडल्ट बटरफ्लाई। यानी वो देखना चाहते थे उस अंडे से कैसे लार्वा बाहर निकलता है, लार्वे से प्यूपा इल्ली कैसे बनती है। प्यूपा मीन्स इल्ली, यानी लार्वा से जरा बड़ी इल्ली, और इल्ली से टू एडल्ट बटरफ्लाई, एक वयस्क जो तितली होती है, यानी जो पूर्ण विकसित तितली होती है, वो कैसे बनती है। दरअसल वह तितलियों का जीवन चक्र देखना चाहता था, इसलिए वो मादा मोनार्क को पकड़ कर ले गया और उसने वहाँ अंडे दिए, और उसने उन अंडों को कहाँ रखा? अपने मकान के नीचे, यानी नींव में रखा, और जहाँ वह उनके जीवन चक्र को देख सकता था। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज, तब वह उन बटरफ्लाइज पर टैग लगाता, विंग्स उनके पंखों पर टैग लगाता, एंड लेट देम गो, और उन्हें छोड़ देता। For several years, his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development. कई वर्षों तक उसका जो नींव, उसके मकान के
निचला जो हिस्सा था वह हजारों विभिन्न प्रकार की तितलियों का, अर्थात विभिन्न उनकी अवस्थाओं, विकास की अवस्थाओं, किनकी विकास की अवस्थाओं, हजारों राजा तितलियों की विभिन्न विकास की अवस्थाओं को देखने वाला, अर्थात वो उनको देख पाया कि जब एग होता है, एग के बाद कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर के बाद प्यूपा बनता है, प्यूपा के बाद एक पूर्ण विकसित बटरफ्लाई बनती है। तो ये 4-5 स्टेजेस उन्होंने अपने मकान के नीचे जो नींव है वहाँ इनको विकास होते हुए इनका देखा, इन तितलियों का विकास होते हुए देखा। अब देखें आप, नंबर एंड काइंड्स ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 वीक्स। अब देखो यहाँ पे इधर है काइंड्स, बटरफ्लाइज का काइंड्स है और इधर नीचे नंबर कलेक्टेड है। तो एक हफ्ते में, जैसे पहला हफ्ता, तो पहले हफ्ते में उन्होंने 1 2 3 4 5 6 तितलियाँ पकड़ी। दूसरे हफ्ते में आप 4, फिर 3, इस तरह से वो आप इसको काउंट कर सकते हैं। इस तरह से उन्होंने तितलियाँ पकड़ी। Eventually, I began to lose interest in tagging butterflies. आखिरकार मैं तितलियों पर टैग लगाने का जो मेरा इंटरेस्ट था उसको खोने लगा, अर्थात मुझे उससे अरुचि होने लगी, मैं उससे ऊबने लगा। इट्स टीडियस कहते हैं टायरसम, थकाने वाला। यह थकाने वाला काम था। एंड देयर्स नॉट मच फीडबैक, और उसका जो परिणाम था उतना अच्छा नहीं निकल रहा था। ईव राइट ने कहा कि आखिरकार वो दिन आ गया जब मैं तितलियों पर टैग लगाने में मैं ऊबने जैसा लगा, मुझे इंटरेस्ट नहीं रहा उसमें, और यह थकाऊ भी था क्योंकि उसका जो परिणाम था वो ज़्यादा बेहतर नहीं हो पा रहा था। इन ऑल द टाइम आई डिड इट, सारे समय मैंने यही किया। ही लाफ्ड, वो हंसे, अर्थात इब्राइट हंसा और उन्होंने कहा कि सारे समय यार मैं यही करता रहा। ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड, जिन तितलियों पर मैंने टैग लगाया था उनमें से मैंने दोबारा 2 ही बटरफ्लाइज पकड़े। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड, जहां मैं रहता था वे मुझे 75 मील दूर तक मिले, अर्थात मुझे जो 2 बटरफ्लाइज जो टैग लगी हुई, जिसको उन्होंने टैग लगाया था, इब्राइट ने टैग लगाया था, उन्हें 2 बटरफ्लाइज ही मिली और वो भी 75 मील की दूरी पर। Then in the 7th grade he got a hint of what real science is when he entered a county science fair and lost. तब वह जब कक्षा 7 में थे, उन्हें एक संकेत मिला कि वास्तविक विज्ञान क्या होता है जब उनका प्रवेश एक काउंटी साइंस फेयर में हुआ। काउंटी एक क्षेत्र का नाम है और वहाँ एक विज्ञान का मेला होता है, तो उसमें उनका प्रवेश हुआ। एंड लॉस्ट, और वो उस मेले में गए और वहाँ वो हार गए, अर्थात प्रतियोगिता वहाँ हुई होगी, विज्ञान जगत की विभिन्न प्रतियोगिताएं वहाँ होती थी और वह पहली ही प्रतियोगिता में हार गए। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग व्हाइल एवरीबडी एल्स हैड वॉन समथिंग, इवराइट सेड। इवराइट ने कहा कि यह वास्तविक रूप में एक दुखद भरी बात थी, वहाँ चुपचाप बैठना और अन्य लोग जो कि कुछ न कुछ जीत रहे थे और मैं वहाँ चुपचाप बैठा था, और ये बात मुझे इस बात ने मुझे बहुत दुखी किया, परेशान किया। इवराइट ने कहा। हिज एंट्री वाज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज, उसकी जो एंट्री थी उस मेले में, उनका जो एग्जीबिशन था वो क्या था, उन्होंने क्या किया था, फ्रॉग टिश्यूज यानी मेंढक के ऊतकों से उन्होंने स्लाइड्स बनाई थी
विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप, जिनको उन्होंने यानी ईव राइट ने फ्रॉग की जो टिश्यूज है उनको सूक्ष्मदर्शी से देखने का जो उनका एक प्रोजेक्ट था उसको वहाँ दिखाया. He realized the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display. अब उन्होंने देखा कि जो भी बाल वैज्ञानिक वहाँ पुरस्कार जीते थे उन्होंने बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम अपने वास्तविक प्रयोग को सिद्ध करने के लिए की थी, न कि सिर्फ प्रदर्शन मात्र उन्होंने किया था, अर्थात उन्होंने खोज भी की थी. अब ये जो थे इन्होंने ना तो माइक्रोस्कोप बनाया और नहीं जो नई बात तो कुछ थी नहीं इसमें. फ्रॉग टिश्यूज को उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से देखने का एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें कुछ नया, देयर इज नॉट एनीथिंग न्यू इन दैट एक्सपेरिमेंट दैट इज मेड बाय ईव राइट. Already the competitive spirit that drives Richard E. Wright was appearing. पहले ही जो प्रतिस्पर्धात्मक जो भावना थी वो ईब्राइट में अब प्रतीत होने लगी. I knew that for the next year's fair I would have to do a real experiment, he said. और उन्होंने इस काउंटी फेयर में एक भी पुरस्कार नहीं जीतने से दुखी होकर उन्होंने तय कर लिया था कि वो अगले साल के मेले में, साइंस मेले में, विज्ञान के मेले में वो जरूर कुछ वास्तविक एक्सपेरिमेंट करेंगे और तभी वो उस मेले में जाएंगे. द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स. सॉरी. जो विषय था वो विषय था कीड़ों से संबंधित, अर्थात तितलियों से संबंधित, जिस पर वो पिछले 7 सालों से कार्य कर रहे थे. इस बार वो क्या दिखाएंगे? तितलियों के बारे में अब कुछ दिखाएंगे वहाँ. सो ही रोट टू डॉक्टर अर्कुहार्ट फॉर आइडियाज एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स. इसलिए उन्होंने डॉक्टर अर्कुहार्ट, इससे पहले जो आया था, जिनका जिक्र हमने किया है ऊपर कि वो टोरंटो यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे, तो उन्होंने क्या किया, इनको एक पत्र लिखा और बदले में उन्हें कई प्रकार के सुझाव, प्रयोग करने के कई प्रकार के सुझाव इनको मिले. किससे? डॉक्टर अर्कुहार्ट से. दोज केप्ट Abe Wright busy all through high school and led to prize projects in county and international science fairs. और इन सुझावों ने ईव राइट को इतना बिजी रखा कि वो हाई स्कूल और उसके बाद के जितने भी प्रोजेक्ट थे, चाहे वो काउंटी फेयर, साइंस फेयर के हों या अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में पुरस्कार जीतने तक की बात हो, अर्कुहार्ट के सुझावों को उन्होंने अपने जीवन में उन पर प्रयोग करने की शुरुआत की. फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, 8वीं कक्षा में उनका जो प्रोजेक्ट था, ईव राइट ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल डिजीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स. ईव राइट ने कोशिश की यह पाने की या यह खोजने की कि एक विषाणु जनित जो बीमारी होती है जो कि लगभग सभी राजा लार्वा तितलियों को मार देती है. ईव राइट थॉट द डिजीज माइट बी कैरीड बाय अ बीटल. और ईव राइट ने सोचा था कि ये जो विषाणु जनक या विषाणु जनित जो बीमारी है उसको जो बीटल्स होते हैं यानी गुबरैले होते हैं उनके द्वारा इनको फैलाया जाता है. इस बीमारी को किसके द्वारा फैलाया जाता है? बीटल के द्वारा. ऐसा किसको लगता था? ईव राइट को लगता था. ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स. उन्होंने क्या किया? कैटरपिलर्स को यानी लार्वा को
किसके सामने रखा? बीटल्स के सामने रखा, यानी गुबरैले के सामने कैटरपिलर्स उन्होंने रखे। आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट्स ही सेड, उन्होंने कहा कि मुझे कोई वास्तविक परिणाम नहीं प्राप्त हुआ। बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, लेकिन मैं आगे गया और मैंने यह दिखाया कि मैंने प्रयोग करने की कोशिश की। दिस टाइम आई वॉन, और इस समय जो विज्ञान मेले में जो जज थे उन्होंने मेरी कोशिश को सराहा और मुझे पुरस्कार दिया, और इस समय मैं पुरस्कार जीता। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स। अगले वर्ष विज्ञान के मेले में उनका जो प्रोजेक्ट था वह यह देखने के लिए था कि इस सिद्धांत का परीक्षण करने का था कि वाइसरॉय जो बटरफ्लाइज होती हैं वो मोनार्क्स की कॉपी करती हैं, मोनार्क्स की नकल करती हैं। द थ्योरी वॉज दैट वाइसरॉयज लुक लाइक मोनार्क्स बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। अब सिद्धांत इससे पहले, ईवराइट के प्रयोग से पहले जो सिद्धांत था वो क्या था? एक सिद्धांत था कि जो वाइसरॉय जो तितलियां होती हैं वो राजा तितलियों की भांति दिखती हैं और उनकी कॉपी करती हैं, क्योंकि मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स, क्योंकि जो पक्षियां होती हैं वो मोनार्क्स यानी राजा तितलियों को खाना पसंद नहीं करती हैं। सिद्धांत था कि जो वाइसरॉय जो तितलियां होती हैं वो मोनार्क्स की नकल करती हैं, क्योंकि जो मोनार्क्स होती हैं यानी जो मोनार्क्स तितलियां होती हैं उन्हें पक्षियां खाने में रुचि नहीं दिखाती हैं, उनका टेस्ट उन्हें अच्छा नहीं लगता है। आगे है, वाइसरॉयज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स। जो वाइसरॉयज होती हैं, जो तितलियां वाइसरॉयज होती हैं वो क्या करती हैं? दूसरी तरफ वो पक्षियों को भाती हैं, अर्थात पक्षियां उन्हें खाने में पसंद करती हैं। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स, इसलिए वे जितनी मोनार्क की जैसे लगेंगी द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर, जितनी वे मोनार्क्स के समान लगेंगी पक्षियां उनको उतना ही कम खाएंगी। अब ये देखिए आप, जो ऊपर वाली है वो मोनार्क बटरफ्लाइज है और जो नीचे वाली है वो वाइसरॉय बटरफ्लाई है। अब ये डिफरेंट तो है, इसमें डिफरेंस है, लेकिन ये जो नीचे वाली है यानी जो ये नीचे वाली है ना, ये वाइसरॉय बटरफ्लाई है, ये कॉपी करती है इनकी। क्यों? क्योंकि एक सिद्धांत था कि जो मोनार्क्स तितलियां होती हैं उनको पक्षियां पसंद नहीं करती हैं, वो नहीं खाती हैं उन्हें, क्योंकि उनका टेस्ट पक्षियों को अच्छा नहीं लगता है। और दूसरे सिद्धांत, उसी सिद्धांत में आगे था कि जो वाइसरॉय हैं उन्हें तितलियां खाना पसंद करती थी, इसलिए जो ये वाइसरॉय तितलियां हैं वो मोनार्क्स की तरह दिखना चाहती थी, उनकी नकल करना चाहती थी। तो ये थ्योरी थी। ईवराइट्स प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स। अब ईवराइट का जो परियोजना थी वो क्या थी? यह खोज करने की कि क्या जो पक्षियां होती हैं वो वास्तव में मोनार्क्स को नहीं खाती हैं। He found that a starling would not eat ordinary bird food. अब उन्होंने अपनी खोज में देखा कि एक स्टार्लिंग एक पक्षी होती है, स्टार्लिंग, जो कि ऑर्डिनरी यानी सामान्य बर्ड फूड नहीं खाती हैं। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट, यह बल्कि क्या खाती हैं? जितनी भी मोनार्क्स तितलियां होंगी वो इनको खाती हैं ना। मोनार्क्स को कौन खाता है? स्टार्लिंग नामक पक्षी खाती है, वो और तितलियों को नहीं खाती हैं।
अब नई बात सामने आ गई। ईवराइट said later, research by other people showed that viceroys probably do copy the monarchs. ईवराइट ने कहा कि बाद में जो रिसर्च हुए थे, अन्य लोगों द्वारा जो रिसर्च बताए गए थे कि वाइसरॉय संभवतया मोनार्क की कॉपी करते हैं, उन्होंने इस सिद्धांत को झुठला दिया। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। इस परियोजना ने, इस प्रोजेक्ट को पहला स्थान मिला कहाँ? इन द जूलॉजी डिवीजन, यानी जंतु विज्ञान की श्रेणी में इन्हें इस प्रोजेक्ट को पहला स्थान मिला, एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर, और विज्ञान मेले में सभी प्रतियोगिताओं में इसे तीसरा स्थान मिला। अब जंतु विज्ञान की श्रेणी में तो पहला स्थान इसने प्राप्त किया, लेकिन जितनी भी प्रतियोगिताएं वहाँ हुई थी उसमें तीसरा स्थान इस सिद्धांत को मिला। कौन सा सिद्धांत? यहाँ पे पहला सिद्धांत क्या था? जो पहले सिद्धांत के अनुसार क्या था कि जो वाइसरॉय तितलियाँ होती हैं वे मोनार्क की कॉपी करते ही, क्योंकि ऐसा सिद्धांत था पहले कि मोनार्क तितलियों को पक्षियाँ खाना पसंद नहीं करती है, लेकिन ईवराइट ने यह सिद्ध किया कि नहीं, जो मोनार्क तितलियाँ होती हैं उन्हें स्टर्लिंग खाती हैं और तितलियों को नहीं खाती हैं, मोनार्क तितलियों को खाती हैं। और इस तरह से उन्होंने पुराने जमाने से चले आ रहे एक सिद्धांत को गलत साबित किया। अब आगे देखते हम। In his second year in high school, Richard Everett began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. हाई स्कूल के द्वितीय वर्ष में यानी कक्षा 10 में रिचर्ड ईवराइट ने एक शोध पर कार्य करना शुरू किया जिसने led to his discovery of an unknown insect hormone, जिसने एक अज्ञात कीड़े हार्मोन के खोज करने में उनकी मदद की। इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से, इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थियोरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने इस शोध ने उनके सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत? कोशिकाओं के जीवन पर जो सिद्धांत उन्होंने नया सिद्धांत दिया उसको खोज करने में इसने मदद की। किसने? इंसेक्ट हार्मोन, अज्ञात इंसेक्ट हार्मोन की खोज ने उनके सेल्स पर किए जा रहे नए शोध को बढ़ाने में मदद की। द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वाज सिंपल। जिस प्रश्न का वह उत्तर देना चाहते थे, देने की कोशिश कर रहे थे, वह सीधा था, अर्थात बहुत मामूली सा था। वो क्या था? What is the purpose of the 12 tiny gold spots on a monarch pupa? Monarch pupa means जो राजा तितली होती है उसका जो प्यूपा होता है, यानी इल्ली जो होती है, उस पे सुनहरे स्पॉट्स, छोटे छोटे 12 सुनहरे स्पॉट्स क्यों बने होते हैं? उनका क्या उद्देश्य होता है? जो तितलियां होती हैं उन पे स्पॉट्स आप देख रहे होंगे, यहाँ देखें आप, ये जो देख रहे हैं आप, ये तो बड़े हैं, लेकिन जो प्यूपा जो होता है, इल्ली जो होता है, उस पे 12 जो चित्तियां या स्पॉट्स वो क्यों बने होते हैं? उनका उद्देश्य क्या होता है? यह शोध उनका नेक्स्ट क्या था? शोध का प्रोजेक्ट था। Everyone assumed the spots were just ornamental, Everett said. Everett ने कहा कि प्रत्येक लोगों का अनुमान था कि ये जो स्पॉट्स थे वो सिर्फ आलंकारिक थे, यानी सजावट के लिए थे। टू फाइंड आंसर, अपने प्रश्न का जवाब पाने के लिए Everett एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट, दूसरा जो सर्वश्रेष्ठ जो विज्ञान का विद्यार्थी था, फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस, उन्होंने एक डिवाइस, एक युक्ति
बनाई, दैट शोड, जो दिखाता था कि द स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट। तितलियों के पूर्ण विकास में ये जो स्पॉट्स हैं उससे एक हार्मोन्स निकलता है जो कि उन्हें या उनका पूर्ण विकास करने में आवश्यक होता है। अब इससे पहले क्या था, क्या सोचते थे लोग, ये जो स्पॉट्स हैं वे सजावट के लिए हैं, लेकिन नई बात इन्होंने क्या सामने लाकर लोगों के सामने रखी कि ये जो स्पॉट्स हैं इनमें से एक हार्मोन निकलता है जो कि तितलियों के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक होता है। अगर वो हार्मोन्स नहीं निकलेगा तो तितलियों का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। दिस प्रोजेक्ट won Everett first place in the county fair and entry into the International Science and Engineering Fair। इस परियोजना ने एवराइट को काउंटी फेयर और पहला स्थान दिया और कहाँ के लिए एंट्री दी, इंटरनेशनल साइंस फेयर के लिए एंट्री दी एंड इंजीनियरिंग फेयर के लिए इस प्रोजेक्ट ने उन्हें एंट्री दी। देयर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, और यहाँ भी उन्होंने जंतु विज्ञान की श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त किया। ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। अब उन्हें एक बार पुनः काम करने का मौका कहाँ मिला, एक कीट विज्ञान प्रयोगशाला में जो कि जिसका नाम था वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। गर्मियों की छुट्टियों में उन्होंने इस लेबोरेटरी, इस कीट विज्ञान प्रयोगशाला में कार्य करने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ। एज अ हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड एवराइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा। और हाई स्कूल के पहले वर्ष में रिचर्ड एवराइट ने अपने अग्रेतर जो उनके प्रयोग थे किस पर, मोनार्क प्यूपा को लेकर उन्होंने जो अग्रेतर यानी एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स की वो जारी रहे। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। और इस वर्ष इस प्रोजेक्ट को पहला स्थान अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में मिला और फिर उनको एक और चांस कहाँ मिला, उसी आर्मी लेबोरेटरी में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान काम करने का वहाँ फिर अवसर मिला। इन इस सीनियर ईयर, अब सीनियर ईयर मीन्स हाई स्कूल का जो सीनियर ईयर होता है वो 10th होता है और जूनियर ईयर हो गया 9th। ही वेंट अ स्टेप फर्दर, वो एक कदम और आगे बढ़े। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क्स विंग, उन्होंने क्या किया, मोनार्क्स जो तितली थी उसके पंख पर उन्होंने कोशिकाएं पैदा की इन अ कल्चर, संवर्धन के रूप में। एंड शोड दैट, और दिखाया कि द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spots। उन्होंने यह बात खोजी कि जो गोल्ड स्पॉट्स मोनार्क विंग्स पर बने होते हैं उससे जो हार्मोन निकलता है वह उससे बटरफ्लाई की उम्र को भी क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। यदि ये हार्मोन स्रावित नहीं होगा तो जो सामान्य जो तितली होती है उस स्थिति तक वो नहीं पहुंच पाएगी और संभवतया वह प्यूपा तक ही यानी इल्ली तक ही उसका विकास हो पाएगा। तो कहने का अर्थ यहाँ पे यह है, जो हार्मोन है वह बहुत ही महत्वपूर्ण था एक तितली के विकास के लिए, ये बात उन्होंने खोजी। दैट प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द
इंटरनेशनल फेयर, और इस परियोजना ने अंतर्राष्ट्रीय मेले में जंतु विज्ञान की श्रेणी में उन्हें प्रथम स्थान दिलाया। He spent the summer after graduation doing further work at the Army Laboratory and at the laboratory of the U.S. Department of Agriculture. उन्होंने अपने ग्रीष्मकालीन जो अवकाश थे उनके ग्रेजुएशन के बाद के, उन्होंने अपने अवकाशों को आर्मी लेबोरेटरी और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लेबोरेटरी में बिताए। द फॉलोइंग समर, अगली गर्मियों की जो छुट्टियां थी या ग्रीष्म काल में, आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, फ्रेशमैन ईयर कहते हैं फर्स्ट ईयर को, Ebright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spots. उन्होंने क्या किया, फर्स्ट ईयर करने के बाद, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से फर्स्ट ईयर करने के बाद वो वापस फिर उसी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में गए और वहाँ उन सुनहरे स्पॉट्स से स्रावित होने वाले हार्मोन पर उन्होंने और काम किया। यूजिंग द लेबोरेटरीज सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, प्रयोगशाला के उच्च किस्म के उपकरणों का यूज करते हुए ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, वह हार्मोन के रासायनिक रासायनिक बनावट थी उसको आइडेंटिफाई करने में सफल हुई है। When he saw those photos, जब उसने यानी एब्राइट ने यह फोटोज देखी, एब्राइट डिडंट शाउट, एब्राइट नहीं चिल्लाया और उन्होंने किसी तरह से यूरेका और इवन आई हैव गॉट इट ये शब्द बिल्कुल भी नहीं कहे जैसे आर्किमिडीज ने कहा था। यूरेका वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय आर्किमिडीज। जब उन्होंने अपने सिद्धांत को, जब उन्होंने उत्प्लावन बल के सिद्धांत की खोज की थी तो उनके मुंह से पहला जो शब्द आया था वो यूरेका आया था। यूरेका का अर्थ होता है मैंने पा लिया है, खुशी जाहिर करने वाला शब्द है यूरेका। आई गॉट इट, बट ही बिलीव्ड दैट, लेकिन वह विश्वास करते थे, अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट हॉर्मोन्स, द फोटोज गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ बायोलॉजीज पजल्स। उनको विश्वास था कि इंसेक्ट हार्मोन की खोज के साथ साथ उन्हें ये जो फोटोज थी उन्हें जीव विज्ञान की जो पहेली थी उसका आंसर मिल गया था। हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, वो अब जान गए थे कि कैसे एक सेल अपने डीएनए के ब्लूप्रिंट को पहचानता है। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। डीएनए एक ऐसा पदार्थ होता है किसी न्यूक्लियस में, किसी कोशिका के केंद्र में ऐसा पदार्थ होता है जो आनुवंशिकता को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। इट डिटरमिन्स द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, यह कोशिका के रूप और उसके कार्य को निश्चित करता है। दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, इसलिए जो डीएनए है वो जीवन का एक क्या है, ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट मीन्स एक खाका है, एक संरचना है, उससे आदमी आराम से जान सकता है कि ये डीएनए किसका है। Ebright and his college roommate James R. Wong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. Ebright और उसके जो कॉलेज रूममेट था जिसका नाम था जेम्स आर वोंग, उन्होंने रात भर इन तस्वीरों को ड्रॉ करने की कोशिश की एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स, और उन्होंने अणुओं के प्लास्टिक मॉडल्स बनाए टू शो, दिखाने के लिए कि हाउ इट कुड हैपन, यह कैसे हो सकता है।
Together they later wrote the paper that explained the theory. साथ साथ यानी जेम्स आर वोंग और इवराइट ने मिलकर एक समाचार पत्र में इस थ्योरी को व्याख्या करने की, इस थ्योरी को समझाने की कोशिश की. सरप्राइजिंग नो वन who knew him, Richard Everett graduated from Harvard with highest honors, second in his class of 1510. किसी को यह आश्चर्य नहीं था जो रिचर्ड इवराइट को जानता था कि उन्होंने ग्रेजुएट में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जो उन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल की, प्राप्त की, वह सर्वोच्च सम्मान के साथ प्राप्त की और वो अपनी क्लास में 1510 नंबर लेकर दूसरे स्थान पर आए. यानी डिग्री जो ग्रेड था उनका तो वो सर्वोच्च था, लेकिन ओवरऑल 1510 बच्चों में से उनका दूसरा स्थान था. Everett went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. Everett went on to become a graduate स्टूडेंट रिसर्चर, एक शोधार्थी के रूप में वो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में गए. देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थियोरी. वहाँ उन्होंने अपने सिद्धांत को परीक्षण करने के लिए प्रयोग शुरू किए. इफ द थ्योरी proves correct, it will be a big step towards understanding the process of life. यदि यह सिद्धांत सही साबित होता है तो यह सिद्धांत एक बड़ा कदम होगा किसकी ओर, किसको समझने की ओर, अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ, जीवन की प्रक्रियाओं को समझने में यह सिद्धांत क्या करेगा, मददगार साबित होगा. इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीजेज. यह संभवतया नए विचारों को या नए सुझावों को देगा जिससे कि कुछ कैंसर के प्रकारों को रोका जा सके, अर्थात कुछ प्रकार के कैंसर रोके जा सकें और अन्य प्रकार की बीमारियां रोकी जा सकें. ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ इवराइट्स साइंटिफिक क्यूरियोसिटी. यह सब कुछ संभव तब हुआ जब इवराइट में एक वैज्ञानिक उत्सुकता थी, विज्ञान के प्रति उनकी लगन थी. His high school research into the purpose of the sports on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. उनके हाई स्कूल के शोध का जो शोध था कि ये जो स्पोर्ट्स हैं उनका उद्देश्य क्या होता है एक मोनार्क प्यूपा में. अंततः इस सिद्धांत ने, यानी वो स्पोर्ट्स क्यों होते हैं, जब उनको यह पता लगा कि स्पोर्ट्स से हार्मोन्स सिक्रेशन होता है और जो हार्मोन मोनार्क बटरफ्लाइज को पूर्ण बनाने में, उसका विकास करने में सहायक सिद्ध होता है. इस सिद्धांत ने उन्हें किस में मदद की, कोशिका जीवन के सिद्धांत के रूप में उन्हें मदद की. रिचर्ड इवराइट हैज बीन interested in science since he first began collecting butterflies. रिचर्ड इवराइट ने साइंस में तब से रुचि दिखाना शुरू किया जब उन्होंने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना शुरू किया था. बट नॉट सो डीपली दैट ही हैजंट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट. लेकिन उनका पूरा ध्यान इसी पर नहीं था, उन्होंने और चीज़ें भी, उनकी और रुचियाँ भी थी. इवराइट ऑल्सो बिकम अ चैम्पियन डिबेटर. वो एक वाद विवाद प्रतियोगिता के चैंपियन बने एंड पब्लिक स्पीकर, और एक अच्छे वक्ता थे वो. अ गुड कैनोइस्ट, एक अच्छे डोंगी चालक थे. नाव की तरह की होती है कैनो, ये पिछले पार्ट में हमने देखा था. एंड ऑल अराउंड, पिछले पार्ट मीन्स कूर्ग में देखा था. ऑल अराउंड आउटडोर्स पर्सन, और वे एक मिलनसार और उनका सर्वांगीण विकास
हुआ था, अर्थात वो मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति थे। ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, वो एक उच्च किस्म के फोटोग्राफर थे। पार्टिकुलरली ऑफ नेचर, जो कि प्रकृति प्रेमी थे और उनकी जो फोटोज़ होती थी वो प्रकृति से संबंधित होती थी। एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स, और विज्ञान प्रदर्शनियों से संबंधित उनकी फ़ोटोज़ होती थी। इन हाई स्कूल में रिचर्ड इवराइट एक सीधा साधा स्टूडेंट था। बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, क्योंकि लर्निंग तो सामान्य बात थी उनके लिए, सीखना सामान्य बात थी। ही टर्न अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड्स डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स। उन्होंने ही टर्न अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी, उन्होंने अपने एनर्जी को यानी अपनी ऊर्जा लगाई टुवर्ड्स द डिबेटिंग, वाद विवाद में, एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स, और मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स में उन्होंने वाद विवाद में अपनी ऊर्जा भी लगाई। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, उन्हें कोई था जो उनकी हमेशा प्रशंसा किया करते थे, वो थे रिचर्ड ए वेहरर, हिज सोशल स्टडीज टीचर एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स। इन क्लब्स के लिए उनके जो परामर्शदाता थे वो उनके एसएसटी के जो अध्यापक थे, जिनका नाम रिचर्ड ए वेहरर था, वो हमेशा उनकी प्रशंसा करते थे, उनका प्रोत्साहन करते थे। मिस्टर वेहरर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, उस समय मेरे लिए श्रीमान वेहरर सबसे पूर्ण, जो परफेक्ट व्यक्ति थे वो थे। ही ओपनड माई माइंड टू न्यू आइडियाज, इवराइट सैड, इवराइट ने कहा कि उन्होंने नए विचारों के लिए मेरे मस्तिष्क को खोला। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वेहरर सैड, मिस्टर वेहरर कहते थे कि रिचर्ड जो थे वो हमेशा अधिक प्रयास करते थे। वट प्लीज्ड मी वॉज हियर was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research, besides doing all his research with butterflies and his other interests. सबसे अच्छी बात ये थी कि वो जो बटरफ्लाइज को पर रिसर्च कर रहे थे, वे 3-4 घंटे रात को वाद विवाद जो प्रतियोगिता होती है उसकी तैयारी करते थे, और अन्य रुचियों में भी वो अन्य जगह भी वो अपनी रुचियां प्रदर्शित करते थे। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, मिस्टर वेहरर कंटिन्यूड, श्रीमान वेहरर कहते हैं कि रिचर्ड जो थे वो बहुत प्रतिस्पर्धा उनमें थी, अर्थात प्रतिस्पर्धा की भावना उनमें थी। बट नॉट इन अ बैड सेंस, लेकिन गलत तरह नहीं, अर्थात उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना तो थी, लेकिन उनका जो इरादा था वो गलत नहीं था। ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने बताया, रिचर्ड वॉजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज। रिचर्ड का जो इंटरेस्ट था वो सिर्फ प्राइज को जीतने के लिए नहीं था, रादर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वांटेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड, बल्कि उनका जो विनिंग का यानी जीतने का जो मादा उनमें था, जो जीतने की जो ललक उनमें थी, उस ललक ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ करने के लिए प्रोत्साहित किया, अर्थात वह इनाम जीतने के लिए ही ये सब कुछ नहीं करते थे, अपितु वो अपना बेस्ट देना चाहते थे। फॉर द राइट रीजन्स, अच्छे प्रयोजन के लिए, ही वांट्स टू बी द बेस्ट, वह हमेशा सर्वश्रेष्ठ दिखाना चाहते थे, अर्थात वह हमेशा सर्वश्रेष्ठ मेहनत करना चाहते थे। एंड दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, और यह एक मुख्य तत्व होता है किसी, या मुख्य विशेषता होती है किसी वैज्ञानिक के बनने में। स्टार्ट विद अ फर्स्ट रेट माइंड, 3 चीज़ें, पहले तो प्रथम श्रेणी का उनका मस्तिष्क होना चाहिए, अर्थात कोई व्यक्ति यदि वैज्ञानिक बनता है तो उनके पास एक शार्प माइंड होना चाहिए। ऐड क्यूरियोसिटी, दूसरी बात उन्होंने कही
कि शार्प माइंड के साथ साथ उनमें किसी ज्ञान को प्राप्त करने की उत्सुकता होनी चाहिए। एंड मिक्स इन द विल, और इसमें यदि इच्छा शक्ति को मिलाया जाए टू विन फॉर द राइट रीजन्स, अच्छे प्रयोजनों को जीतने के लिए, अर्थात अच्छे कारण भी यदि उसमें मिलाए जाएं, तो एक तो शार्प माइंड चाहिए, दूसरा उत्सुकता चाहिए, और तीसरे उनकी जो राइट रीजन्स हैं, मतलब सही जो प्रयोजन हैं, उस सही प्रयोजनों को करने की जो इच्छा है वो इच्छा शक्ति को मिलाया जाए, तो ये तीनों चीज़ें यदि किसी व्यक्ति में हों तो ही कैन बी अ साइंटिस्ट। ईव राइट हैज़ 3 क्वालिटीज़, ही हैज़ दीज क्वालिटीज़, और ईव राइट में ये तीनों क्वालिटीज़ थी, गुण थे। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स opened the world of science to him, Richard E. Bright has never lost his scientific curiosity. E. Bright ने जिस समय से ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क बुक पढ़ी, उसने उसके लिए विज्ञान जगत का द्वार खोल दिया। रिचर्ड ई ब्राइट जो थे, उन्होंने कभी भी वैज्ञानिक उत्सुकता को कभी भी नहीं खोया, अर्थात वैज्ञानिक नए नए विषयों पर शोध करने, नई नई जानकारियां जुटाना उनकी रुचि का एक अभिन्न हिस्सा थी, अर्थात वे उसके बिना नहीं रह सकते थे और जीवन के अंत तक वैज्ञानिक खोजों के प्रति उनकी ललक बनी रही। तो बच्चों, ये काफ़ी लंबी वीडियोस हो गई है। आप जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप एक बार में, अगर आप नहीं देख पाएंगे तो दूसरी बार में आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। और दिस इज़ द बेस्ट लेसन इन योर टेक्स्ट बुक, वट एवर इज रिटन हियर, हाउ ई ब्राइट became a successful scientist. In order to be a successful scientist, you must go through these efforts which were made by the scientist that is रिचर्ड ई ब्राइट। कैसे साइंटिस्ट बना जा सकता है, इस पार्ट से आपको कुछ क्लू मिल सकते हैं, हो सकता है कि आप में से कोई साइंटिस्ट बने। Thanks for watching this video.